नमस्कार। आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त हैं, सकारात्मक हैं और खुश हैं। जैसा कि हम सभी प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पाषाण काल से सफ़र शुरू किया था, मौर्य काल, उसके बाद लेटर मौर्यंस अर्थात मौर्योत्तर काल, उसका अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। जब मौर्य काल आया था तब भारत क्या था? एक अखंड भारत के रूप में था। भारत का विस्तार इधर अफ़गानिस्तान, कंधार, अराक एशिया तक था, इधर जो है बंगाल या उत्तर पूर्व भारत तक था, और दक्षिण में तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए वहाँ तक भारत का विस्तार था। फिर क्या हुआ? कुछ विदेशी आक्रांत आए, जैसे हमने उनको बताया था, सीक्वेंस पूछा भी जाता है। हिंद यवन आए, शक आए, पहलव या पार्थियन आए, फिर कुषाण आए। कुषाण ने अपना वर्चस्व ज़्यादा स्थापित किया, उन्होंने विस्तार अपना किया, उनका साहित्य, कला और जो उनकी जो नीतियाँ थी, काफ़ी भारत को अच्छा किया, समग्र किया। एक हिसाब से देखा जाए राजनीतिक चेतना फैलाई, और वह यहाँ घुल मिल गए थे। विदेशी, लेकिन यहाँ की संस्कृति में वह घुल मिल से गए। उन्होंने गांधार शैली का विकास किया, मथुरा शैली भी उस समय विकसित हुई। उसके बाद उधर क्या था? उधर जो स्वदेशी शासक थे, शुंग वंश था, पुष्यमित्र ने जिसकी स्थापना की थी। कण्व वंश आया था, सातवाहन वंश। उधर सातवाहन वंश सबसे ज़्यादा समय तक रहा, और उसने दक्षिण भारत को एक नया रूप दिया। दक्कन के क्षेत्र में एक नई साम्राज्य की नीति स्थापित की, एक नया विस्तार किया था। और इधर जो है कुषाण, दो जो थे वो विदेशी में कुषाण, इधर सातवाहन, दोनों ने भारत को एक नया रूप दिया था। लेकिन अब क्या रहता है? उसके बाद का समय क्या आता है? जो कुषाणों के खंडहर कह सकते हो, या कुषाण कमज़ोर जब हो गए तो, और उधर सातवाहन कमज़ोर हुए, तो उसके बाद जो एक शासन आता है वह गुप्त शासन आता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना तो करते हैं जो श्रीगुप्त, लेकिन उनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इसके बाद घटोत्कच भी आते हैं। फिर जो है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक जो स्थापना करते हैं वह चंद्रगुप्त प्रथम करते हैं। थोड़ा गुप्त साम्राज्य को हम ये इस तरीके से देखेंगे, इन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य के इतना तो साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, मतलब इस प्रकार का इनके में अखंड भारत तो नहीं था भारत, लेकिन मौर्य साम्राज्य के इतना विस्तार इनके समय नहीं था जितना मौर्य साम्राज्य के शासकों ने भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक किया था। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा विस्तार गुप्त साम्राज्य का देखा जा सकता है। इसमें जो इनके शासक आए, इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसी द्वारा जो है क्षेत्र विस्तार किया गया। तो हम देखते हैं जो क्षेत्र विस्तार में कुछ जो प्रमुख राजा थे, उन्होंने किस तरह के क्षेत्र विस्तार किया, उनकी क्या विशेषताएं थीं, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं गुप्त साम्राज्य से। फिर हम लोग गुप्त साम्राज्य का प्रशासन देखेंगे, गुप्त साम्राज्य की जो व्यवस्था है कर वाली, उसको देखेंगे, आर्थिक जो उसका क्षेत्र है, जो आर्थिक महत्व है, उसको देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, और स्थापत्य कला एवं जो इसका साहित्य है गुप्त काल में, उसको देखेंगे। क्योंकि गुप्त काल का साहित्य जो है स्थापत्य कला के लिए ही गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हम देखते हैं जो गुप्त साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक थे, कुमारगुप्त, जो चंद्रगुप्त प्रथम। पहले तो हम देखते हैं कौन सा चैप्टर है, गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य, गुप्त राजवंश, गुप्त राजवंश। जो गुप्त साम्राज्य के शासक थे ये वैश्य वर्ग से थे। कहने का मतलब उस समय ये कृषि, पशुपालक और वाणिज्य एवं व्यापार या हस्तशिल्पी कह सकते हो, उस वर्ग के लोग थे। उस वर्ग ने ये गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसके जो पहले संस्थापक थे, संस्थापक श्रीगुप्त, जो उसके बाद जो दूसरे राजा होते हैं घटोत्कच होते हैं। इसके बाद वास्तविक संस्थापक आते हैं, वास्तविक संस्थापक में जो शब्द आता है वह आता है चंद्रगुप्त प्रथम का, चंद्रगुप्त प्रथम।
जो ये जो गुप्त राजवंश होता है किसके खंडहरों पर, मतलब किसके बाद आता है, मेन कुषाण के खंडहरों पर ये इसका जो होता है विकास होता है, इसका उदय होता है। कुषाण वंश के अवशेषों पर, अवशेषों का मतलब वो तितिर बितिर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, फिर वो गुप्त राजवंश की वहीं से स्थापना होती है अवशेष पर, अवशेष पर। और जो गुप्त साम्राज्य देखा जाए मेन किस टाइम पीरियड में रहता है, इसका प्रभाव 335 AD से 455 AD तक रहने को, तो ये मतलब ईस्वी तक 335 ईस्वी से 445, मतलब लगभग 100 वर्ष से भी ऊपर। तो ये देखा जाए मेन ये रहता है रहने को, तो ये 6ठी शताब्दी तक जाता है गुप्त साम्राज्य। लेकिन उस समय के शासक बहुत दुर्बल कमज़ोर हो चुके होते हैं और उस समय पूरा एक केंद्रीय सत्ता के रूप में जिस प्रकार गुप्त साम्राज्य होता है उस प्रकार वह नहीं रह जाता है। अब हम देखते हैं कि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। ये क्यों इनको कहा जाता है योद्धा, क्योंकि इन्होंने उस समय लिच्छवी बहुत शासक, मतलब लिच्छवी के जो नरेश थे शक्तिशाली थे, उनकी राजकुमारी से इनका जो है विवाह होता है, कुमार देवी से। प्रश्न आ चुका है, इनका जो विवाह का मैच द कॉलम में आया था, कुमार देवी से इनका विवाह होता है। इनका विवाह जो है कुमार देवी से होता है, कुमार देवी से। ये लिच्छवी राजकुमारी होती हैं। हमने बताया था लिच्छवी किस में रहता है, वैशाली का जो क्षेत्र होता है उसी में लिच्छवी पाया जाता है। लिच्छवी मतलब क्षेत्र होता है, बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं लिच्छवी के राजा लोग। लिच्छवी की राजकुमारी से इनका विवाह होता है और ये अपने को महाराजा धीराज की उपाधि इनके पास होती है, महाराजा धीराज। इससे ये पता चलता है कि ये लोग कई छोटे छोटे राजाओं को भी आश्रय देते थे, मतलब उनको शासन तो करने देते थे लेकिन उनका जो मेन शक्ति थी अपने पास रखते थे। आदेश एक प्रकार से अधीनस्थ राजा रखते थे, तो उनके राजाओं के ये महाराजा धीराज होते थे। तो इस प्रकार महाराजा धीराज की उपाधि होती है। और ये सिक्के भी सबसे पहले जारी करते हैं, मतलब गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले सिक्के जारी करते हैं गुप्त साम्राज्य में, गुप्त में। अब देखा जाए कहीं कहीं चांदी का सिक्के का उल्लेख होता है, लेकिन यदि प्रश्न आता है प्रथम चांदी के सिक्के का जो कौन गुप्त शासक जारी करता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम नहीं रहते, वहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय रहते हैं। गुजरात जब जीतते हैं उसके बाद, वो अभी आगे आएगा तब बताएंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। महत्वपूर्ण शासक थे, योद्धा थे, काफ़ी इन्होंने विस्तार किया देश का, जो अपने समय का जो राज्य था उसका काफ़ी विस्तार किया, लेकिन जो है इतनी इनमें कोई बड़ी इन्फॉर्मेशंस नहीं है। मेन जो है इनका विवाह कुमार देवी के साथ, इनकी जो उपाधि है महाराजा धीराज के साथ रहती है और ये सिक्के जारी कराते हैं। अब इनके बाद हाँ एक चीज़ और इनके में रहती है कि ये 319-20 से ये जो है गुप्त संवत चलाते हैं। राज्यारोहण मतलब राज्याभिषेक करते हैं 319 में, उसके स्मरण में, राज्यारोहण के स्मरण में गुप्त संवत चलाते हैं। गुप्त संवत चलाते हैं, गुप्त संवत लागू करते हैं। तो इस प्रकार ये भी रहता है। 319 पे कभी कभी आता है एडी है, ईस्वी 319-20 में कभी कभी गुप्त संवत। कब 319-20 में कौन स्टार्ट करता है? चंद्रगुप्त प्रथम अपने राज्याभिषेक के स्मरण में जो करते हैं, यादगार बना रहे। अब ये थोड़ा सा संवत पे हम देखते हैं, थोड़ा यहाँ पे संवत पे हम देखेंगे। जो 57 जो है BC में एक संवत आता है, अभी उसकी चर्चा करेंगे। एक जो है 78 BC में एक संवत आता है, ठीक है, तो इनकी भी चर्चा होती है। अब जो मैं 57 ईस्वी का जो है संवत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भी ये देखा जाएगा आगे जब पढ़ाएंगे, आएगा ये विक्रमादित्य में आएगा। अब हम चंद्रगुप्त की बातें देख लिए। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र होता है वो समुद्रगुप्त होता है। समुद्रगुप्त जो है उस समय का सबसे शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य में शासक माना जा सकता है।
क्यों? क्योंकि जो इसका एक प्रयाग प्रशस्त अभिलेख रहता है। प्रयाग प्रशस्त अभिलेख क्या है? ये जो है, जो प्रयाग प्रशस्त अभिलेख है, इसमें अशोक का भी अभिलेख है, लेकिन इसमें जो हरिसेन हैं उन्होंने प्रशस्ति लिखी है। किसमें? उसी स्तंभ में, प्रयाग के। तो इसीलिए प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इनके जो दरबारी कवि थे, हरिसेन थे, तो उन्होंने प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा में अभिलेख लिखा है। उसमें इनकी विजयों का उल्लेख किया है, यहाँ तक दक्षिण भारत की विजय, और इन्होंने किस प्रकार 5 क्षेत्रों को विजित किया उसका उल्लेख है प्रयाग प्रशस्ति में। तो इनकी जो विजय गाथा है, इनके बारे में जो वर्णन है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयाग में स्तंभ है, उस स्तंभ पे जो अशोक के भी लेख लिखे हैं, इनके भी प्रशंसा के रूप में लेख उस पर उत्कीर्ण है। ये किसने किया? इसकी रचना है प्रयाग प्रशस्ति की, तो हरिसेन ने किया है। अब प्रयाग प्रशस्ति में 5 क्षेत्र हैं समुद्रगुप्त के, उनका वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से, एडी से 380 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। अब जो प्रयाग प्रशस्ति में जो है उल्लेख है, प्रयाग प्रशस्ति में चर्चा है कि रचना किसने की है? कि रचना हरिसेन ने की है। हरिसेन जो क्या होते हैं? इनके दरबारी होते हैं। दरबारी कवि कह सकते हो, या विद्वान कह सकते हो, या पुरोहित मान सकते हो, ठीक, ये होते हैं। अब हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में इनके बारे में बताया कि ये 5 क्षेत्रों को विजित करते हैं। ये 5 क्षेत्र कौन रहते हैं? तो गंगा यमुना का दोआब रहता है, गंगा यमुना का दोआब, उस क्षेत्र में भी इनका जो है रहता है बोलबाला, उसको भी जीतते हैं। फिर इधर जो है पूर्व में भारत, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम में भारत, मान लें ये भारत है, इस पर पूर्व है, इधर पश्चिम। तो पूर्व में जो है पूर्व हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, उसको भी विजित करते हैं। पूर्वी हिमालय में जैसे उसमें कौन सा क्षेत्र पड़ता है? उधर असम पड़ता है, इधर बंगाल पड़ता है, ऊपर नेपाल पड़ता है। मेन असम, बंगाल, नेपाल, ये क्षेत्र रहता है। फिर देखें जो फिर दक्षिण में आ जाते हैं, ये दक्कन के क्षेत्र को। फिर दक्षिण में आने से पहले विंध्य श्रेणी हमने पढ़ा था। विंध्य श्रेणी में क्या रहते हैं? अटाविक लोग होते हैं। अटाविक मतलब जंगली जनजातियाँ होती हैं, जंगली जनजातियाँ होती हैं, जंगली जनजातियाँ। ये कहाँ? ये विंध्य क्षेत्र में पड़ता है, विंध्य श्रेणी, उसको भी विजित करते हैं, विंध्य श्रेणी। अब दूसरा देखा जाता है इनका, जो देखा जाए दक्षिण में दक्कन क्षेत्र को भी विजित करते हैं। दक्कन क्षेत्र मतलब दक्षिण के जो है, दक्षिण के 20 राज्य, कहीं कहीं 12 राज्यों को जो वर्णन दिया गया है, तो उनको भी विजित करते हैं। दक्षिण के राज्यों का उल्लेख है, दक्षिण के राज्यों का उल्लेख। अब इस प्रकार जो देखें, अब जो यहाँ से हरिसेन समझ में नहीं आ रहा हो, तो हरिसेन जो है इधर हम लिखे दे रहे हैं, हरिसेन इधर है, हरिसेन इधर जो हो गया हो। दरबारी कवि ही लिखा है केवल, और कुछ नहीं लिखा है, विद्वान है, ठीक, दरबारी कवि, दरबारी विद्वान भी कह सकते हो। अब जो देखें दक्कन क्षेत्र हो जाता है। फिर एक आ जाता है इधर पश्चिम क्षेत्र, पश्चिमोत्तर, जैसे अब पूर्वी अफगानिस्तान वगैरह, अफगानिस्तान। तो इस प्रकार ये जीतते हैं 5 क्षेत्रों में। तो इसी जीत के कारण इनको जो है, जो विंसेंट स्मिथ होते हैं, विंसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन कहते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया, जो इसको इनको क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। मेन जो है ये प्रश्न आता है कभी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ, हालांकि इतना जानने की जरूरत इतना नहीं है। अब देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में और क्या चर्चाएं रहती हैं। समुद्रगुप्त का तो एक प्रयाग प्रशस्ति रहता है, ये तो हमने उल्लेख कर दिया। इनकी जो है, जो बताते हैं कि इन्होंने कभी जीवन काल में क्या है, कभी युद्ध नहीं हारा है।
अब समुद्रगुप्त के बाद जो सत्ता संभालता है वो जो व्यक्ति होता है वो होता है रामगुप्त। इनके बाद जो आता है, इनके बाद जो है रामगुप्त आते हैं, रामगुप्त। अच्छा, एक और इनकी उपाधि रहती है परक्रमांकी, कभी कभी आ जाता है परक्रमांक, परक्रमांक की उपाधि भी इनकी रहती है समुद्रगुप्त की। अब इनके बाद जो है रामगुप्त आते हैं उत्तराधिकारी के रूप में। ये जो हैं अयोग्य होते हैं, इन पर हिंद यवन चैलेंज करते हैं युद्ध करने के लिए, इनसे कहते हैं मैदान में आओ, तो ये पहले ही डर जाते हैं और ये अपनी जो रानी है ध्रुव देवी, ध्रुव देवी, ध्रुव देवी को सौंप देते हैं, हिंद यवन शासकों को सौंप देते हैं, सौंप देते हैं किसको? हिंद यवन शासकों को, हिंद यवन शासकों को, शासकों को, हिंद यवन शासकों को सौंप देते हैं। तो जो इनके बाद जो एक होता है उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय, वो क्या करता है हिंद यवन शासकों से ध्रुव देवी को तो लाता ही है, साथ में उनका वध भी कर देता है और वहीं से वो राजगद्दी पर बैठ जाता है। रामगुप्त को हटाकर इनकी हत्या कर वो गद्दी पर बैठ जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। अब ये सबसे योग्य शासक, हालांकि सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त था, लेकिन उसके बाद जो सबसे योग्य शासक और प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। अब इनके बारे में क्या रहता है, ये जो है विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करते हैं। कब? जब ये पश्चिम में जो है शकों को हरा देते हैं, तब ये विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण कर देते हैं। उसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाते हैं। ये तो अब विवाह तो ध्रुव देवी से, पहला तो विवाह, फिर ध्रुव देवी से विवाह भी करते हैं। ध्रुव देवी से विवाह के बाद ये दूसरी स्त्री जो होती है कुबेर नाग से भी विवाह करते हैं। कुबेर नाग की जो लड़की होती है या इनकी पुत्री कह सकते हैं प्रभा देवी, उसका वर्णन हम देखेंगे। प्रभा देवी से क्या रहता है, जो इनकी पुत्री होती है उसका जो है विवाह करते हैं वाकाटक वंश में, जो कि एक ब्राह्मण वंश होता है वाकाटक वंश, उसमें ये अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। वाकाटक वंश में रुद्रसेन द्वितीय जो होता है, जो इनका पति होता है प्रभा देवी का, उसका जो है देहावसान हो जाता है, वो मृत्यु हो जाती है उसकी। तो उसके बाद जो प्रभा देवी ही शासन को संभालती हैं, क्योंकि पुत्र जो नाबालिग होता है तो रियल में प्रभा देवी संभालती हैं। और प्रभा देवी जो संभालती है तो वो वाकाटक मालवा क्षेत्र विंध्य क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर उसका झुकाव अपने पापा की तरफ रहता ही है। तो मालवा क्षेत्र में भी चंद्रगुप्त द्वितीय की पकड़ बनी रहती है। उसी के सहारे वो गुजरात को विजित करते हैं। विजित करने के बाद वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। देखा जाए विक्रमादित्य का कॉन्सेप्ट तो है, तो उसमें एक उल्लेख होता है उज्जैन के उस समय राजा थे, पहली दूसरी शताब्दी के समय उज्जैन के राजा थे एक विक्रमादित्य के नाम से विख्यात हुए। तो उनका क्या सीन रहता है कि उन्होंने जो है शकों को हराया था। तो जो शकों को हराने के उपलक्ष्य में जब हरा दिया था तो उन्होंने अपने को विक्रमादित्य कहा था। तो विक्रमादित्य उसके बाद से 12वीं सदी तक एक टाइटल के रूप में रहा, वीरता का, निष्ठा का और सत्ता का जो भोग करना, एक सत्ता पर काबिज होना, उसका टाइटल बन गया। तो भारत में 14 प्रकार के विक्रमादित्य फिर होते हैं, लेकिन जो है वो तो एक विक्रमादित्य थे, लेकिन जो ये हैं प्रसिद्ध विक्रमादित्य के नाम से ये ज़्यादा होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि एक होती है विक्रमादित्य होती है, और दूसरी ये परम भागवत भी कहे जाते हैं कि भागवत धर्म को ये शरण देते हैं, कहीं ना कहीं उसको फलीभूत कराते हैं। तो अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जो है ये चांदी के सिक्के चलाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य उपाधि है, एक परम भागवत है। प्रश्न पूछा जा चुका है दोनों पर, परम भागवत किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त द्वितीय। या इनका जो है समय मान 300 मेन जो है 80 से रहता है, बीच में थोड़ा बहुत समय इधर उधर होता है, लेकिन 414 तक मुख्य रहता है। समय आगे पीछे भी रहता है थोड़ा बहुत, मान लिए रामगुप्त का कुछ समय रहा होगा, लेकिन मेन इनका समय ये रहता है। अब देखते हैं इसके बाद जो ये क्या है इनकी उपाधि गुजरात, ये विजय पर जो है विक्रमादित्य उपाधि ग्रहण करते हैं। परम भागवत भी इनकी उपाधि होती है।
फिर चांदी के जीतने के बाद पहली बार ये चांदी के सिक्के चलाते हैं। हालांकि चांदी के सिक्के कुछ चलाए थे लेकिन उनको माना नहीं जाता है। ऑथेंटिक रूप से प्रश्न में इन्हीं को माना गया है। आयोग द्वारा प्रश्न आया था, चांदी के सिक्के गुप्त साम्राज्य में पहली बार कौन चलाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय पहली बार चांदी के सिक्के चलाए, सिक्के चलाए। फिर जो है इनका जो विशेषता इनकी रहती है, परम भागवत की उपाधि भी, परम भागवत की उपाधि भी ये ग्रहण करते हैं। अब जो है ये जो है किसको हराकर जो है ध्रुव देवी से विवाह करते हैं। हमने बताया था ध्रुव देवी का वर्णन। ध्रुव देवी वास्तव में पहले किसकी पत्नी थी? रामगुप्त की। रामगुप्त ने इनको सौंप दिया था हिंद यवन को, वहाँ से हिंद यवन से ध्रुव देवी को लाए थे, तो इन्होंने इससे विवाह भी किया। ध्रुव देवी से विवाह करते हैं। दूसरा विवाह कुबेर नाग से करते हैं। कुबेर नाग कन्या होती है, कुबेर नागवंशी, कुबेर नाग से विवाह करते हैं। से विवाह पुत्री होती है, पुत्री प्रभावती गुप्त। इसकी विवाह जो इसका विवाह किससे करते हैं? वाकाटक वंश में। अब जो वाकाटक वंश में विवाह करते हैं तो कुछ दिन बाद जो इनके पति खत्म हो जाते हैं तो यही अपना शासन चलाती हैं। इन्हीं के सहयोग से जो है गुजरात या पश्चिम भारत पर विजय चंद्रगुप्त द्वितीय प्राप्त करते हैं और उसी के बाद विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करते हैं। जो वास्तव में विक्रमादित्य हमने बता दिया 57 BC में जो आता है विक्रमादित्य, वो मेन माना जाता है जो विक्रम संवत चलता है, विक्रम संवत। ठीक, अब हम देखते हैं उसके बाद इनमें जो है इतना जो है इसमें इतना इनका उल्लेख रहता है जो इससे प्रश्न पूछे जा चुके भी हैं। अब जो इसके बाद जो है देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो आते हैं दूसरे महान शासक जो होते हैं कुमारगुप्त। अच्छा, एक चीज़ और चंद्रगुप्त में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त जो द्वितीय होते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो होते हैं उनके में क्या होता है 399 AD में जो है वो आता है फाह्यान आता है। फाह्यान जो चीनी एक दार्शनिक होता है वो आता है, चीनी दार्शनिक आता है। अब वो क्या चीनी दार्शनिक करता है, वो 414 तक रुकता है, मतलब 14-15 साल वो यहाँ रुकता है और सारे इनके क्षेत्र के बारे में वो लिखता है। और साथ ही साथ जो है वो अभी पढ़ेंगे आएगा नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पे भी जाता है, वहाँ से शिक्षाएं वगैरह करता है, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो इसका वर्णन आता है कि फाह्यान किसके समय आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, ये प्रश्न आता है। ठीक है, और बौद्ध धर्म से प्रभावित रहता है फाह्यान और उनके समय का जो है वर्णन सब करता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कुमारगुप्त। उसके बाद का समय इनके में इतना समय इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। कुमारगुप्त का मेन रोल क्या रहता है, इनके में 2 अभिलेख पूछे जाते हैं, विल्सण अभिलेख और जो है विल्सण अभिलेख और दूसरा मंदसौर अभिलेख। 2 अभिलेख हैं इनके में। ये पूछे जाते हैं किस समय संबंधित हैं। विल्सण अभिलेख जो है इनके कुमारगुप्त के जो गुप्त वंश होता है, गुप्त वंश की वंशावली वगैरह है, गुप्त वंशावली, गुप्तों की वंशावली जो है उस समय शासन जो गुप्तों का रहा। मंदसौर जो है कुमारगुप्त के बारे में ही वर्णन है, कुमारगुप्त का वर्णन है। अब इसके बाद जो देखें कुमारगुप्त में सबसे ज़्यादा अभिलेखों का निर्माण इनके ही समय होता है। सबसे ज़्यादा अभिलेख इस गुप्त शासक के समय होते हैं, अभिलेख जो है कुमारगुप्त। और एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है नालंदा में बौद्ध विहार बनता है, बौद्ध विहार का निर्माण कराते हैं। उसी का जो बाद में रूप वही क्या होता है, नालंदा विश्वविद्यालय बनता है।
शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय। तभी कहा जाता है जो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया, कुमारगुप्त कहते हैं विद्यालय। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा से ज़्यादा प्रभावित था। अब उसके बाद जो कुमारगुप्त में यही रहता है, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं जो कुमारगुप्त से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाती हैं। तो मंदसौर अभिलेख पूछा था ज़्यादातर, किससे संबंधित है, कुमारगुप्त से संबंधित है मंदसौर अभिलेख। अब जो है यह गुप्त वंश से संबंधित है मंदसौर अभिलेख। अब स्कंदगुप्त में क्या रहता है, स्कंदगुप्त ये जो है इनके समय जो है हुण आक्रमण करते हैं। पहली बार जो इनके समय हुण आक्रमण करते हैं, शुरुआत में तो ये हुण को पराजित कर देते हैं। अपने समय तक हुणों को ये भारत में आने नहीं देते हैं। पश्चिम से हुण आ रहे होते हैं, आने नहीं देते हैं। लेकिन इनके मरने के उपरांत हुण कहीं ना कहीं भारत पर कब्जा करते आके हैं और जो इनके आने वाले उत्तराधिकारी उनको नहीं रोक पाते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत नरसिंहगुप्त इसके बाद जो आते हैं वो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उनके में भी गुप्त साम्राज्य बढ़ चुका होता है 3 क्षेत्रों में। तो नरसिंहगुप्त भी नहीं रोक पाते हैं, लेकिन नरसिंहगुप्त एक मिहिर कुल जो होता है उसको हराते हैं, जो हुण काफ़ी पराक्रमी शासक होता है। लेकिन स्कंदगुप्त से है क्या पूछा जाता है, ज़्यादातर प्रश्न इसमें क्या रहते हैं, जो है एक तो भीतरी अभिलेख है। इसमें इनके समय भीतरी अभिलेख, तो उससे क्या जानकारी मिलती है, हुणों के आक्रमण की जानकारी है। अब जो हुण का आक्रमण असफल करते हैं, हुणों के आक्रमण असफल करते हैं, हराते हैं, मतलब असफल करते हैं ये। उसके बाद जो है वो हुणों को कोई नहीं रोक पाता है। इसके बाद जो स्कंदगुप्त के बाद जो आते हैं वो आते हैं नरसिंहगुप्त। तो इसके बाद ये भी जो है मिहिर कुल को परास्त करते हैं। प्रश्न आ चुका है मिहिर कुल को कौन सा गुप्त शासक हराता है, तो यही है, मिहिर कुल को हराते हैं। ये कौन थे, हुण शासक, हुण था। अब जो है हुण क्या थे, बर्बर जात के लोग थे। इस प्रकार ये मतलब घुड़सवारी में बहुत निपुण थे, घुड़सवार बहुत अच्छा करते थे, वही उसी पे तीर चला लेते थे, उसी तलवार चला लेते थे। हालांकि गुप्त शुरुआत में आए, चंद्रगुप्त प्रथम आए, फिर समुद्रगुप्त आए, ये लोग भी घुड़सवारी में बहुत आगे थे। गुप्त की विशेषता थी ये घुड़सवारी से ही तीर निशाने वगैरह करते थे। इन्होंने रथ का प्रयोग और हाथियों का प्रयोग कम किया युद्ध में, घुड़सवारी का ज़्यादा प्रयोग किया। अब इसके बाद जो देखते हैं नरसिंहगुप्त जो है, इसके बाद के शासक जो अयोग्य होते हैं, अयोग्य हैं, और उसी से जो है गुप्त साम्राज्य का एक हिसाब से पतन हो जाता है। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण में देखें जो हम, तो एक तो कारण रहता है हुणों का आक्रमण, सबसे प्रमुख कारण रहता है। लेकिन हुणों का आक्रमण तो स्कंदगुप्त के भी समय हुआ, नहीं शासन इधर उधर कर पाए हुण। तो कह सकते हैं योग्य राजा की कमी कह सकते हो, राजा उत्तराधिकारी का योग्य ना होना। तो एक तो उत्तराधिकारी का योग्य ना होना, फिर हुणों का आक्रमण होता रहा। और जो बाद के जो शासक हुए वो बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित रहे। तो बौद्ध धर्म से प्रभावित रहे तो कहीं ना कहीं अहिंसात्मक उनकी नीतियाँ रहीं, उसी पर उनका फोकस रहा दान दक्षिणा पे, तो उसको भी ये शक्ति के रूप में नहीं उभार पाए। तो इस प्रकार हम लोग इनके पतन का कारण देखते हैं। अब जो है उसके बाद जो गुप्त साम्राज्य में तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, तो प्रश्न किस प्रकार से बन जाते हैं। जैसे कभी कोई मैच दी कॉलम आता है, समुद्रगुप्त से एक चीज़ और देख ली, समुद्रगुप्त में एक चीज़ लिख लीजिए, एरण अभिलेख जो है, एरण अभिलेख इनसे संबंधित है। एरण अभिलेख जो है ये सती प्रथा का पहली बार साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख इसमें मिलता है। अब कहने का पहली बार जो प्राचीन उल्लेख, हालांकि पहले ऋग्वेदिक काल में भी ऐसा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो है इसमें जो है क्लियर मिलता है सती प्रथा का उल्लेख। और भी कई साक्ष्य रहे हैं जो सती प्रथा के उल्लेख संबंधित, लेकिन प्रसिद्ध यही रहा है एरण अभिलेख। तो कभी कभी मैचदी कॉलम टाइप के प्रश्न आते हैं तो अभिलेख से संबंधित गुप्त शासक पूछ लेते हैं। हमने बताया था मंदसौर अभिलेख और बिलसड़ अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट था, वो किससे संबंधित था, कुमारगुप्त से। एरण अभिलेख समुद्रगुप्त से। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से। किसमें सती प्रथा के बारे में, एरण अभिलेख। हुणों का आक्रमण, भीतरी अभिलेख। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अभिलेख से बन जाते हैं। हरिशण प्रयाग प्रशस्ति, तो अब हम देखेंगे मौर्य के प्रशासन। पहले तो हम देखें अधिकारी वर्ग क्या था। अधिकारी वर्ग
कुछ शब्दावलियाँ रहती हैं, पूछी जाती हैं, इनको क्या कहते थे, इनको क्या कहते थे, तो अधिकारी वर्ग हो जाता है। अधिकारी वर्ग के बाद हम देखेंगे जो उनके जो प्रांत का सिस्टम क्या था। जैसे ये प्रांत को जो केंद्रीय सत्ता होती थी गुप्त साम्राज्य में, वो के प्रांतों में विभक्त कर दी गई। प्रांत जो थे उन्हें भुक्ति कहा जाता था। प्रांत का जो भुक्ति जो मतलब मुखिया होता था, प्रांतपति कह सकते हो, जो उसका प्रमुख होता था प्रांत को, उसको ऊपरी कहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बढ़ते हैं, उसके नीचे जो आता है प्रांत के बाद नीचे जिला होते हैं, उनको विषय कहा जाता था। विषय का जो मुखिया होता था उसको विषयपति कहते थे। जो प्रांत का मुखिया होता था उसको तो सम्राट नामित करता था, और जो उसके नीचे जो था मतलब जिला का जो मुखिया विषयपति होता था उसको कौन नामित करता था, प्रांतपति नामित करते थे, विषयपति। फिर उसके नीचे और बढ़ते हैं, वो फिर ग्राम मिलता जाके हैं। ग्राम को महत्तर भी कहते हैं। हालांकि एक दो और स्टेज थी लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। पहले प्रांत, फिर जिला, फिर नीचे सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्रामणी या महत्तर जो उसका प्रमुख होता था। और इनका जो शासन था देखा जाए दो रूप में विभक्त था। एक नगर शासन था, स्थानीय स्तर पर दो शासन थे इनके, नगर शासन सिस्टम था, एक ग्राम शासन में था। स्थानीय स्तर पर दो शासन हो जाते हैं। और फिर इनके बारे में जो देखें, इनके में व्यापारी चूँकि जो है ये वैश्य होते हैं तो कहीं ना कहीं हस्तशिल्पियों और जो है व्यापारी वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इनके में जो व्यापारियों का समूह होता था वृहत रूप से, मतलब सभी व्यापारियों का समूह कह सकते हो। पहले तो एक व्यापारियों का छोटा समूह जो होता था उसको श्रेणी कहते थे, लेकिन जो सभी श्रेणियों का एक समूह होता था उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। तो उस पर भी चर्चा होगी, क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं। जो श्रेणी होता था क्या होता था, अपनी जाति का जो व्यापारी समूह होता था, अपनी जाति का मतलब यहाँ उससे है, जैसे बुनकरों का एक समूह है वो एक अपनी बुनकरों की जाति का समूह हो गया। एक जो है अनाज उपजाने वाले व्यापारियों का समूह, तो एक अनाज उपजाने वाले व्यापारियों का समूह। तो ये श्रेणियाँ थीं। ये क्या होती थी, अपने अपने जो ग्रुप होते थे इनके, तो वो श्रेणियाँ कही जाती थीं। और यही जब सारी श्रेणियाँ एक में मिला दी जाती थी उसको श्रेष्ठी कहा जाता था। और जब ये व्यापार करने निकलते थे व्यापारी समूह तो उनको सार्थ कहा जाता था, और जो उसमें उनका नेता होता था उसको सार्थवाह कहा जाता था। अब श्रेणियाँ जो होती थी उनके पास खुद के नियम बना सकते थे, खुद का जो है उनका जो अपना आदेश होता था, उनके जो है मानक होते थे खुद के, सम्राट से कोई मतलब नहीं था, एक प्रकार से स्वायत्त कह सकते हो। और यदि कोई अपराध उसमें करता था, श्रेणी में कोई व्यापारी कोई गलत कार्य करता था तो श्रेणी को ही अधिकार था कि उसको दंड भी दे सकता था। तो इस प्रकार कहते हो एक सम्राट जैसी पावर श्रेणियों के पास थी। और यदि बढ़ते हैं उसके बाद जो है उसमें पुग था, बहुत चीज़ें आती हैं, तो हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं देखेंगे क्या थी। सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक व्यवस्था तो व्यापारी वर्ग की हमने बता दी। फिर उनकी क्या थी, जो स्थापत्य कला एवं साहित्य था उस पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कुछ अधिकारी वर्ग का नाम। अधिकारी वर्ग से पहले देखते हैं इनका जो कर प्रणाली इनकी थी, कर प्रणाली। जो राजा होता था, सम्राट या राजा था, क्या था राजा के बारे में, जो भूस्वामित्व, भू का स्वामी होता था एक प्रकार से, भू का स्वामी एक प्रकार से भू का स्वामी, मतलब उसको एक हिस्सा 1/6 उपज का 1/6 उपज का 1/6 का हिस्सेदारी का दावेदार, हिस्सेदारी थी, 1/6 की हिस्सेदारी थी कह सकते हो। ये तो जो थी एक कर के रूप में थी, उसे क्या कहते थे, ये जो कर था 1/6 भाग जो है क्या है, कर है, ये कर है। ये कर को क्या कहा जाता था, इस प्रकार के कर को भाग कहा जाता था। मतलब जो किसान जो है अपने जो भूमि से 1/6 भाग जो है राजा को जरूर देगा, तो वो जो है उससे भाग कहा जाता था। भोग क्या होता था, एक भोग आता था। भोग में क्या होता था, जो राजा के लिए प्रतिदिन जो है फूल वगैरह जो दिए जाते थे राजा को, प्रतिदिन फल फूल सब्जी ये सब दिया जाता था, भेंट होती थी। ठीक। फिर एक उद्रुंग होता था, उद्रुंग ये भी एक प्रकार का राज्य भूमिकर था। ये क्या था, भूमिकर था। एक ऊपर गरीक थी जो वो भी एक कर होता था।
उसमें क्या होता था, जो किसान लोग किसी भूमि पर रुकते हैं तो उस प्रकार से वो टैक्स लिया जाता था, शुल्क भी लिया जाता था। शुल्क जो है सीमा में व्यापार करने कोई जाता था या कोई करने आता था तो उससे जो है ली जाती थी, या बिक्री कर होता था, जब कोई वस्तु होती थी उस पर भी टैक्स लगा दिया जाता था, शुल्क हो जाता था। और इसमें एक चीज़ और थी, इसमें कर दो प्रकार से दे सकते थे। कर जो है दो प्रकार से, नगद भी कर दे सकते थे और एक है अन्न के रूप में भी। तो नगद को कर को हिरण्य कहा गया था, हिरण्य। और ये अन्न के रूप में जब कर देते थे तो उसको मेय कहीं कहीं कहा था, मेय। ठीक, तो इस प्रकार से राजा का जो एक भाग होता था, भोग होता था, उद्रुंग होता था, ऊपर गरिक होता था, शुल्क होता था, इस प्रकार कर लिए जाते थे। जो है धर्म सूत्र में भी बताया गया, जितने भी हैं जो प्राचीन धर्म सूत्र, उसमें 1/6 उपज का भाग ही बताया जाता है, कर के रूप में, राजस्व के रूप में आता था। अब कर प्रणाली तो इस प्रकार इनकी थी। इनका जो प्रशासन तंत्र था इस प्रकार था। प्रशासन तंत्र में जो अधिकारी वर्ग था, महाबलाकृत, ये कौन था? ये होता था सेनापति, सेना का सेनापति। ये शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं, इसे किसे कहते थे? सेनापति हो जाता था। और एक होता था महादंडादेश, महादंडादेश जो होता था, ये होता था न्यायाधीश हो जाता था। और जो होता था संधि विग्रहीक जो होता था, या संधि विग्रही, ये लिख देते हैं, विग्रहीक भी लिख देते हैं, विग्रहीक, इस प्रकार से विग्रहीक भी लिखते हैं। तो ये होता था, क्या होता था? विदेश मंत्री, एक प्रकार से कह सकते हो, विदेश मंत्री इनका। और भंडाराकृत होता था, भंडाराकृत क्या होता था? जो राजकोष का जो है, राजकोष का विवरण वगैरह रखता था, राजकोष से संबंधित था, भंडाराकृत। एक है दंडपाशिक, ये पूछा गया है, दंडपाशिक ये कौन था? ये पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब पता नहीं पुलिस उस समय कैसी क्या थी, पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी माना गया है, सर्वोच्च अधिकारी। तो ये इस प्रकार से इनका रहता है। अब जो है इसमें एक विनय स्थानिक करके, विनय स्थानिक जो एक शिक्षा का अधिकारी होता था, शिक्षा का अधिकारी। और एक युक्त पुरुष होता था, कुछ जो है युक्त पुरुष। ये विनय शब्द आ जाए तो शिक्षा समझ, विनय का मतलब ही शिक्षा से जुड़ा हुआ, उदारता से जुड़ा हुआ है। युक्त पुरुष, जैसे मान ले विनय के आगे कोई और शब्द देता है तो विनय संबंधित शिक्षा से ही था, युक्त पुरुष। ये जो राजा विजित करते थे तो विजित में जो भी जीतते थे उससे पाया हुआ धन वगैरह, इसका विवरण ये रखते थे युक्त पुरुष। अब उसके बाद जो हम बढ़ते हैं, इसमें इनका जो है प्रशासन तंत्र में, और ये जो है इनका क्या रहता है प्रशासन तंत्र जो आता है, इसमें इनका जो है पहले तो प्रांत होता है, प्रांत बटा होता है। पहले केंद्र होता है, केंद्र में राजा ही सत्ता में होता है, केंद्र। फिर क्या होता है? प्रांत को क्या कहते थे? भुक्ति कहते हैं, इनके में भुक्ति। जो इसका प्रांतपति होता था, प्रांतपति, उसे क्या कहते थे? उपरिक या उपरिक कहते थे। ठीक, और जो है उपगारिक भी कहीं कहीं शब्द आता है, उपरिक ऐसे इस तरीके के शब्द है। फिर प्रांत के बाद जो आता था, या भोगपति भी कहते थे, भोगपति भी हो जाता था इनको, भोगपति। अब इसके बाद जो आता था जिला इस समय का जो है, उस समय का विषयपति विषय कहते थे इसको, और इसका को विषयपति होता था, विषयपति। ऐसे ही थोड़ा और 1-2 स्टेप बढ़ते थे, लेकिन फिर से ग्राम आता था। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी,
सबसे छोटी इकाई, ये ग्रामणी, ग्रामणी या महत्तर, महत्तर। तो इस प्रकार जो है ये कहते थे। इसकी नियुक्ति कौन करता था? सम्राट करते थे, ये इसकी नियुक्ति करता था। फिर जो है आ जाते हैं, ये इनका प्रशासन तंत्र था। जो देखा जाए, जो गुप्त काल में सामंतों का विशेष प्रभाव होता है, सामंत व्यवस्था इन्हीं से शुरू होती है। सामंत व्यवस्था का थोड़ा समझेंगे। जो नासिक अभिलेख में है, उल्लेख किया गया है नासिक अभिलेख में कि जो मंदिरों को और ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी, नासिक अभिलेख सातवाहन वंश नासिक अभिलेख में इसका जिक्र किया गया है। जो ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की पहली बात जो है किसमें की गई है? सातवाहन वंश में। लेकिन जो सबसे अधिक मंदिरों को ब्राह्मणों को भूमि दान किया गया है, गुप्त वंश में किया गया है। तो और भी जो वर्ग होता था जिसको ये चाहते थे उसको ये दान करते थे, तो उस वर्ग से क्या करते थे? भूमि दान में कर दी तो उसको कर रहित कर देते थे, और साथ में उसको छूट देते थे कि वह उस भूमि जो दान में दी गई है उस पर जिस तरीके से वो कर उससे अर्जित कर सकता है। और जैसे मान लो ग्राम किसी को दान में दिया, तो ग्राम का पूरा मुखिया जो होता था, जिसको दान में दिया जाता था, वो हो जाता था। मतलब जो अनुदान वाला व्यक्ति होता था उसे दान, जो पूरे गांव की सारी शक्तियां उसको मिल जाती थी। तो इस प्रकार कई सारे जो हैं पुरोहित कह सकते हो, इनके जो खास राजा के होते थे, इस प्रकार वो अपना क्षेत्र विस्तार करते गए और बाद में ये थोड़ा शक्तिशाली हो गए। और इधर के राजा गुप्त कमज़ोर हो गए, उन्होंने खुद अपना धीरे धीरे क्या कर लिया? अपने राज्य की सत्ता को उठा लिया। तो ये विघटन हुआ, उधर सामंतवाद स्टार्ट होता है। तो गुप्त काल में सामंतवाद का उदय काफ़ी बढ़ चढ़ कर माना जाता है। तो अब देखते हैं क्या रहता है इनके में। कर प्रणाली हमने देख ली। तो अब सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ये गुप्त जो होते हैं ये वैश्य होते हैं, हालांकि इनको ब्राह्मण उसमें छत्री मानता है। जो गुप्त लोग क्या करते हैं, जो शूद्र होते हैं उनको भी ये, शूद्र को भी गुप्त काल में, गुप्त लोग नहीं, गुप्त काल में जो क्या होता है, शूद्र को भी जो क्या समझाता है? कृषक, कृषक हस्तशिल्प का कार्य करने लगते हैं, हस्तशिल्प का कार्य करते हैं ये भी लोग। मतलब अब कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग से कृषक वर्ग और हस्तशिल्प वगैरह थोड़ा सा व्यापार वर्ग में टच आ गया इनका, शूद्र को माना जाता है। साथ ही साथ ये उसमें जो है वर्ण व्यवस्था तो थी, वर्ण व्यवस्था होती है, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था उसमें जो है ब्राह्मणों का स्थान वहाँ भी गुप्त काल में भी वर्चस्वशाली रहता है। जो गुप्त शासक होते हैं वो ब्राह्मणों को भूमिदान अधिक से अधिक करते हैं। ये आता है, प्रश्न आ चुका है, सबसे अधिक ब्राह्मणों को भूमिदान किस काल में हुआ था? शुरुआत तो सातवाहन वंश में हुई थी, लेकिन सबसे अधिक जो होता है वो इन्हीं के गुप्त काल में होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो जो है और जो बल्कि ब्राह्मण लोग इनके जो है गुप्त शासक होते थे, उनके देव के रूप में उनका चित्रांकन करते थे, उनके लिए यज्ञोपवीत वगैरह उनकी कामना करते थे विजय की। तो इस प्रकार वर्णन मिलता है। कहने का मतलब ब्राह्मण धर्म शुरू में वर्चस्वशाली था, बाद के जो गुप्त शासक है वो बौद्ध धर्म अपना लिए। ठीक, फिर जो है और दूसरा जो ऊपर के जो कह सकते वर्ग थे, जो उनकी महिलाएं बाहर नहीं कार्य करने जाती थी, जो श्रमिक वर्ग और जो कृषक वर्ग था उनकी महिलाएं बाहर कार्य करने जाती थी। तो एक प्रकार से पर्दा प्रथा कहीं ना कहीं टच करता है इसमें। स्त्रियों की, कुछ स्त्रियों की दशा अच्छी थी, कुछ की स्थितियों की दशा अच्छी नहीं थी। अब उसके बाद जो मानते हैं वर्ण परिवर्तन संभव था, वर्ण परिवर्तन भी होता था, वर्ण परिवर्तन, वर्ण परिवर्तन। तो इस प्रकार जो है सामाजिक व्यवस्था हमने बता दी। तो सामाजिक व्यवस्था में इस चीज़ का जिक्र कर दिया उस समय की। अब जो आता है सामाजिक व्यवस्था के बाद और जो है स्त्रियों को, इनके में स्त्रियों को रामायण, महाभारत, जो इस प्रकार के महाकाव्य सुनने को छूट थी, मतलब इस समय सुनती थी। शूद्र को भी रामायण, महाभारत या आदि जो पुराण वगैरह हैं इनको भी सुन सकते थे इस काल में, सामाजिक व्यवस्था में। अब आगे हम देखते हैं जो है इनका आता है सामाजिक व्यवस्था के बाद आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था जो है इन्होंने भूमि को कई रूप में बांटा था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है इससे जुड़ा हुआ। एक क्षेत्र के रूप में भूमि को बांटा, भूमि को बांटा, भूमि को बांटा, भूमि को बांटा। एक ये भी देख सकते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य था इसमें बहुत ज़्यादा अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यापारी ही वर्ग, श्रेणी वर्ग, यही सब अपना शासन में भूमिका मुख्य निभाते थे। बहुत ज़्यादा शासन प्रशासन पे इन लोगों ने धन या पैसा नहीं खर्च किया होगा उस समय, तो ऐसा भी जिक्र मिलता है। तो क्षेत्र इनका देखते हैं, भूमि को बांटा किस प्रकार? तो भूमि को बांटा क्षेत्र में। तो इस पर जो है खेती करने के योग्य ये शब्दावलियाँ हैं,
खेती करने योग्य भूमि, भूमि ये थी। फिर क्षेत्र के बाद जो देखते हैं आती है वासु भूमि या वास्तु भूमि कह देते हैं कहीं के, बसने लायक भूमि, बसने लायक भूमि, लायक भूमि। अब जो होती है क्या होती है, खिल, बिना जुती खेती की भूमि, बिना मतलब बिना जोती गई जो भूमि है, भूमि मतलब जो है जिस पर खेती नहीं की सकती हो, परती टाइप की भूमि जो होती खिल में होती थी, परती कह सकते हो, परती भूमि एक प्रकार से। अब जो है खिल के बाद जो आता था इनका एक चारागाह के रूप में भी भूमि होती थी, चारागाह, चारागाह। चारागाह में क्या भूमि रहती थी, जो चारागाह में जो है पशुओं के चारण के लिए भूमि होती थी, पशुओं के चारण के लिए, चरने के लिए। और एक अपरहत भूमि थी, अपरहत भूमि। ये क्या होता था, जो कि जंगल में जो भूमि होती थी, बिना जुती हुई जंगल में भूमि, जो जंगल में बिना जुती जंगल में भूमि, जंगल में बिना जुती भूमि, बिना जुती भूमि, या कह सकते हो जंगल की जो भूमि होती थी उसको अपरहत कहते थे, जिस पर खेती नहीं की जा सकती थी, मतलब उस प्रकार से परती भूमि जो है इसे खिल कहते थे। खिल और अपरहत में अंतर है, जंगल से संबंध अपरहत का रहता है, खिल नॉर्मल भूमि रहती है लेकिन परती हो। अब जो है इन्होंने क्या किया, और इनके में क्या मिलता है, इनके में जो है कपड़ा उद्योग का व्यापार बहुत रहता है, वस्त्र उद्योग का, वस्त्र उद्योग इनके समय चरमोत्कर्ष होता है, क्योंकि उस समय जो है गुप्त साम्राज्य तक जो है रेशम का जो है काफ़ी व्यापार होता था। कहाँ से, बेजेंटाइन रोम जो पूर्वी रोम पड़ता है वहाँ से रेशम का व्यापार काफ़ी गुप्त साम्राज्य के समय चलता था, तो रेशम बुनकर काफ़ी मात्रा में थे। लेकिन चीन से जब रोमन साम्राज्य वाले लोगों ने रेशम जान लिया, रेशम कैसे बनता है, रेशम का धागा वस्त्र उससे, तो वह इनसे भारत से व्यापार उनका समाप्त हो गया। तो जो कि यहाँ के बुनकर थे, पतन में ये भी कारण रहता है, तो जो बुनकर थे वो दूसरा अपना व्यापार पैसा कर लेते हैं, कहीं ना कहीं धन की हानि होती है जिससे व्यापार बढ़िया चल रहा होता है। तो गुप्त साम्राज्य में व्यापार की भी स्थिति कमज़ोर बाद में होती आके है। अब उसके बाद देखते हैं जो है श्रेणी वगैरह। एक तो था श्रेष्ठी, पहले श्रेष्ठी पे श्रेणी जानते हैं, श्रेणी क्या होता है। श्रेणी, जैसे श्रेणी में क्या होता है, व्यापारियों का संगठन होता है, व्यापारियों का संगठन श्रेणी होता है। जैसे कैसे, जैसे मान लेते हैं उज्जैन उस समय था, उज्जैन में से अन्न का व्यापारियों का समूह था, अन्य व्यापारियों का समूह। जब मंदसौर पड़ता है, मंदसौर अभिलेख जो आता है गुप्त में, मंदसौर में रेशम व्यापारियों का समूह। इस प्रकार जो थे, मतलब कह सकते हैं उनका समूह, उन्हीं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी क्या थे, अपने आप अपने नियम मानक अपने लागू करते और अपराधी को सजा भी दे सकते थे, अपराधी को दंड भी। अब ये हो जाता है, तो ये हो जाता है क्या, श्रेणी में। तो एक प्रकार से श्रेणी क्या थी, स्वायत्त थी, स्वायत्त। अब आ जाता है इसके बाद श्रेष्ठी, जो है श्रेणियों का जो संघ होता था, श्रेणियों का संघ जो है श्रेष्ठी कहलाता था। वैसे जो श्रेणी था वो देखा जाए एक जाति के व्यापारियों का समूह होता था मेन। एक जाति का मतलब जैसे अन्न वाला है, अन्न व्यापारी समूह, रेशम वाला है तो रेशम का व्यापारी समूह जो है। श्रेष्ठी के सभी श्रेणियों का संघ होता था। निगम भी शब्द आया है, निगम एक नगर में बसे नगरवासियों का समूह, नगर में बसे नगरवासियों का समूह, नगरवासियों का समूह। सबसे अधिक सोने के सिक्के यही गुप्त काल में चलते हैं। सबसे अधिक सोने के
सिक्के चलते हैं, सिक्के चलते हैं। और दूसरी बात क्या रहती है गुप्त काल में, जो है किससे व्यापार होता है, तो जैसे भारत ये है, भारत ये बंगाल पड़ता, तो यहाँ पर ताम्रलिप्ति एक पड़ता था बंगाल में, ताम्रलिप्ति पूछा गया है प्रश्न। ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा व्यापार जो है उत्तर भारत से और दक्षिण पूर्व एशिया से किस बंदरगाह से होता था, ताम्रलिप्ति से होता था। इधर उत्तर भारत का जितना था यहाँ आता था, ट्रांसपोर्ट होता था यहाँ से, तो ताम्रलिप्ति। और इधर एक भृगुकच्छ था, भृगुकच्छ, इसको भड़ोच कहते हैं। तो ये दो बंदरगाह होते हैं। पश्चिम पूर्व में कौन होता है बंदरगाह, ये होता है ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति जो इस समय बंगाल में पड़ता है, ताम्रलिप्ति। और ये दूसरा बंदरगाह क्या था, भृगुकच्छ, भृगुकच्छ, जिसे भड़ौच भी कह देते हैं, भड़ौच। तो इस प्रकार के बंदरगाह मिलते हैं, ये बंदरगाह व्यापार होता था इस प्रकार। तो इस प्रकार हमने देखा चांदी के सिक्के भी चलते हैं इनके समय में। तो और व्यापारी वर्ग का व्यापार काफ़ी इनके समय अच्छा होता है, शूद्रों को भी व्यापार करने का पूरा मौका मिलता है। अब जो है देखते हैं इनके में स्थापत्य कला एवं साहित्य, स्थापत्य कला एवं साहित्य, बस साहित्य। स्थापत्य कला में क्या रहता है मुख्य, जो देखें तो एक तो पहले जो इसका जो मेन जो आता है वो दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर कहाँ पर है ये झांसी, ललितपुर भी कहीं कहीं लिख देते हैं लेकिन झांसी है, देवगढ़ झांसी, देवगढ़ झांसी, देवगढ़ झांसी। ये देवगढ़ में कभी कभी पर्टिकुलर नाम देवगढ़ पूछ रहा है, झांसी में है जिला। दशावतार मंदिर, ये देखा जाए सबसे पहला जो शिखर निर्माण वाला मंदिर था, इसमें सबसे पहले जो शिखर का निर्माण, सबसे पहले पहला शिखर निर्माण, पहला शिखर निर्माण वाला मंदिर, जो मंदिर का निर्माण जो देखा जाए, निर्माण की शैली जो कला आई इधर उत्तर भारत क्षेत्र में, तो गुप्त साम्राज्य से ही आती है। अब एक कुछ मंदिर हैं फेमस, मैच द कॉलम में पूछे जाते हैं। भीतरगांव मंदिर, ये क्या था, सब छोटी छोटी ईंटों पत्थरों का बना हुआ मंदिर है। ये भीतरगांव मंदिर, ये भी पूछा जाता है। भीतरगांव मंदिर कानपुर, भीतरगांव मंदिर कहाँ है, कानपुर। किससे, गुप्त से जुड़ा हुआ है। मंदिरों का विकास काफ़ी मिलता है। और जो है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर पूछा जाता है, लक्ष्मण मंदिर। और एक और जो है इसमें दो गुहा मिलती हैं, गुहा, वो ब्राह्मण गुहा का उल्लेख है, ब्राह्मण गुहा और बौद्ध गुहा, गुफाएं मतलब कह सकते हो। इसमें कौन सी मिली है, अजंता और बाघ की गुफा मिली है, अजंता व बाघ की गुफाएं मिली है। पूछा जाता है बाघ की गुफाएं किस काल संबंधित है, बाघ की गुफा, ये उससे चट्टानों से बनी गुफाएं हैं। अजंता में किससे हैं, जो धार्मिक, बौद्ध का धार्मिक जो सीन है उससे संबंधित है, धार्मिक क्षेत्र है। और बाघ की गुफा में क्या रहता है, गुफा, बाघ की गुफा में क्या है, जो मानव लौकिक संबंधित है, या लौकिक सिद्धांत है, लौकिक दृश्य दिखाए गए हैं इस प्रकार के बाघ की गुफा में। प्राचीन गुफाएं हैं अजंता में, धार्मिक संबंध से, विषय से संबंधित है, इसमें लौकिक विषय संबंधित है। और ब्राह्मण गुफा जो है इसमें जो है उदयगिरी की गुफा सबसे अच्छा उदाहरण है। गुफा, उदयगिरी गुफा उससे सबसे अच्छा उदाहरण। इसी में क्या है, जो है विष्णु का 12 अवतार की मूर्ति है। ये पूछा था विष्णु की वराह, जो सूअर का जैसा वो होता है, वराह अवतार की विशाल मूर्ति है। तो ये ब्राह्मण गुहा में मिलती है। तो इस प्रकार देखेंगे, इससे इनका विकास जो रहा ये देखा हमने। अब इनका कुछ साहित्य रहता है, साहित्य पे कुछ परिचय देख लेते हैं। साहित्य में जैसे नवरत्न थे किसके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय नवरत्न बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे एक तो कालिदास थे, कालिदास धन्वंतरी हैं,
वंतरी, धनवंतरी, धनवंतरी हो जाते हैं। छेपड़क हो जाते हैं, छेपड़क, छेपड़क। जो इसके बाद जो है अमर सिंह होते हैं, अमर सिंह। अमर सिंह के बाद शंकु, शंकु के बाद घटपर, घटपर। और जो है बैताल, बैताल 25 सुने हैं, बैताल। वारामिहिर, वारा, वारामिहिर, वारामिहिर। और भरूची, वरुचि, वरुरुचि, वरुरुचि। ये 9 जो होते हैं इनके, जो 9 जो होते क्या होते हैं, ये 9 विद्वान होते हैं इनकी सभा में। नवरत्न जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, ये नवरत्न कहते हैं। ये क्या हैं, नवरत्न, 9 रत्न हैं इनके। कालिदास से संबंधित जो है कुछ नाटक हैं, जैसे अभिज्ञा, इनके जैसे कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। रघुवंशम है, जैसे रघुवंशम है, ठीक है। कुमार संभव है, कुमार संभव। विक्रमो, विक्रमो वर्षी नाटक हैं, खंडकाव्य हैं, कई सारी रचनाएं हैं, इनमें सबके अलग अलग टाइप हैं। विक्रमो वर्षी हैं, ठीक। जैसे इनका और जो है मालविका अग्निमित्र हमने बताया था, मालविका, मालविका अग्निमित्र, इस प्रकार इनके हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम। इनमें जो है आर्यभट्ट का, वारामिहिर जो है ये भी खगोल विज्ञान और गणितज्ञ होते हैं, खगोल शास्त्री। तो इनकी जो है वृहत संहिता, वृहत, वृहत संहिता, संहिता और पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांत, पंच सिद्धांत, ये कुछ प्रमुख पुस्तक हैं, ये जो है वारामिहिर संबंधित रहती हैं। और जो छेपड़क पूछा जाता है, गुप्त काल में सबसे जो 9 रत्न में से कौन सा खगोल शास्त्री था, तो ये छेपड़क खगोलविद थे, खगोलविद मतलब एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर थे। अब जो है इसमें आर्यभट्ट का भी जिक्र रहता है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट गणित की दृष्टि से गुप्तकाल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आर्यभट्ट की जो रचनाएं हैं उनमें सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत है, आर्यभट्टियम है, आर्यभट्टियम है। और एक शून्य सिद्धांत पे भी इन्होंने लिखा है, ब्रह्म सिद्धांत है, ब्रह्म सूत्र या ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत। तो इस प्रकार जो है एक भास्कराचार्य आते हैं, वो भी गणितज्ञ होते हैं, भास्कराचार्य, भास्कराचार्य ये गणितज्ञ होते हैं। इनकी जो लीलावती फेमस है, लीलावती, सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, 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 ठीक। तो एक ब्रह्मगुप्त आते हैं, उन्होंने चक्र, जो चक्र क्या हो सकते हैं, चक्री चतुर्भुज की जो गणना की थी, बताया था, ब्रह्मगुप्त, वो भी गणितज्ञ होते हैं। तो इस प्रकार आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्टियम में बताते हैं कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पे घूमती है, इसी कारण दिन रात होते हैं और चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार शून्य सिद्धांत भी इसी समय आता है। तो इस दृष्टि से देखें ये समय काफ़ी मतलब स्थापत्य कला, साहित्य, इन सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। सुश्रुत भी रहते हैं, जो कि कह सकते हो किससे संबंधित होते हैं, आयुर्वेद से संबंधित होते हैं। हमने संपूर्ण जो था गुप्त साम्राज्य, उसके हर एक पहलू पर हम लोगों ने नज़र डाली, हर एक शासक के बारे में वर्णन किया जो भी इम्पोर्टेंट था, और जो भी स्थापत्य कला था, सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, सब पे हम लोगों ने चर्चा की। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें से लगभग बहुत सारे प्रश्न जो हैं परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जो आपको वीडियो समझ में आता है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।